नया चैप्टर है डेट इंस्ट्रूमेंट। इस पूरे चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ने वाले। कितनी चीज पढ़ने वाले हैं? दो। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक बताया है इन्होंने डेट के बारे में और दूसरा बताया डिपॉजिट के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला फोकस हमारा क्या है? डेट। डेट इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये सारे एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन से हम डील करेंगे जब हम डेट इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन चलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है दैट वाज 71, याद कर लो। डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर क्या है? 71। इकलौता वही सेक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और 71 ए भी उन्होंने अमेंडमेंट से लाए। रूल्स पढ़ेंगे, देन रूल्स पढ़ेंगे, और सेबी लिस्टेड कंपनी है तो भाई सारे सेबी के रेगुलेशंस, ठीक है। और फिर क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट है, लोन वोन की बात होगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आरबीआई भी आएगा। तो तीन चीजें हम करने वाले, कंपनीज एक्ट के साथ रूल्स है, सेबी के रेगुलेशन लिस्टेड के लिए, और आरबीआई की रेगुलेशन गाइडलाइंस। क्यों? क्योंकि लोन लेते हैं और जनरली लोन कहां से लेते हैं हम? बैंक तो उसमें सबसे मेन है ना, रोल प्ले करता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा है? बोरिंग। पूरा उन्होंने इतनी डिटेल में समझाया है बोरिंग का मीनिंग। हम बोरिंग का मीनिंग जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बोरिंग? एक्ट ऑफ वन हु बोरो। बोरिंग मतलब क्या? वो बंदा जो क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है। तो बोरिंग का सीधा मतलब क्या है? लोन से हो सकता है। खत्म। बाकी सारे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये मत सोचना कि मैंने नहीं पढ़ा है तो तुमको पढ़ना है। चिल्लर चीजें हैं, स्किप करना। एग्जाम में आपसे बोरिंग का मीनिंग नहीं पूछने वाले, उसकी डिटेल कॉन्सेप्ट प्रोविजंस पूछने वाले। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? व्हाट इज लोन? लोन क्या होता है? लोन एक सम ऑफ मनी होता है जो इंडिविजुअल या कंपनी लेती है। कहां से लेती है? बैंक से या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जस्ट फॉर कभी कभार अगर आपको इसके बारे में लिखना है तो आप एक दो लाइन में लिख सकते हो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, क्या लिखा है? डेट वर्सेस लोन। आपके लिए दोनों सेम है कि अलग अलग है? अभी तक तो सेम है। हमारे लिए डेट लोन एक ही तो है। डेट है, लोन है, एक ही बात है। जनरल, ऑफ्टन यूज, इंटरचेंजेबल। अक्सर इन दोनों को क्या किया जाता है? एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। लोन बोलो या फिर डेट बोलो, एक ही बात है। लेकिन ये दोनों में स्मॉल डिफरेंसेस है। ये स्मॉल डिफरेंस क्या है समझ ला। लोन मतलब क्या होता है? बोरोड फ्रॉम अ लेंडर। लोन कुछ नहीं, सिंपल हमने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है। लेकिन लोन के लिए तो हम यही बोलते हैं, लोन है, लोन है। सारे पेरेंट्स लोन बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर है। पेरेंट डेट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि डेट वर्ड यूज कौन करता है? कंपनी। आप क्यों डेट यूज करने लगे? क्योंकि अब आप लीगल पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो चुके हो, तो आपकी डीलिंग कहीं ना कहीं किससे हो रही है? कंपनी से डील हो रही है, इसीलिए। तो डेट मतलब क्या है? डेट यूज करती है कंपनी। कब कंपनी यूज करती है? जब वो रेस करती है थ्रू इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो मतलब डेट मतलब क्या है? जब कंपनी पैसे इशू करेगी, सॉरी, कोई एक इंस्ट्रूमेंट, कोई एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। वो सर्टिफिकेट क्या है? डिबेंचर हो सकते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट, या फिर वो क्या हो सकता है? बॉन्ड। तो जब बॉन्ड, डिबेंचर, इन सब को इशू कर कर जो डेट लिया जाता है, जो उधारी ली जाती है, जो लोन लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेट। तो ये बस स्मॉल डिफरेंस है कि कंपनी इशू कर कर लेती है, जबकि हम नॉर्मल लोग कैसे लेते हैं? हम नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे? लोन बोलेंगे। लेकिन कंपनी इसे क्या बोलेगी? डेट। तो समझ में आया स्मॉल डिफरेंस क्या है? ये स्मॉल डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम ही होती है, ठीक। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, इंपॉर्टेंट सेक्शन 179 और सेक्शन 180 यहां भी पढ़ेंगे और आगे चल के दूसरे चैप्टर्स में रिपीट आएगा। जनरल आपको बता दूं, सेक्शन 179 क्या बताता है? सेक्शन 179 बोलता है पावर है किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। किस चीज की पावर है बच्चा? क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? लोन लेना, डेट लेना, ठीक है। कंपनी पढ़ रहे तो डेट बोलेंगे अब, ठीक है। चलिए, सेक्शन कौन सा? 179। 179 साफ साफ बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। किस चीज की पावर है? डेट लेने की, ठीक है। डेट की पावर है, दैट्स इट। सेक्शन 180 कंटिन्यू क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। रिस्ट्रिक्शन है और प्रोहिबिशन है। रिस्ट्रिक्शन बोले तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोहिबिटेड मतलब क्या? बिल्कुल माना। यहां उन्होंने क्या बोला? रिस्ट्रिक्शन है। पहले बोल दिया पावर है, फिर क्या बोल दिया? जो ये पावर है ये भी क्या है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है। दैट मींस वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी? ऑब्वियसली एसआर पास करना होगा, शेयर होल्डर से पूछकर। रिस्ट्रिक्शन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो लोन ले सकते हैं, हाँ लोन ले सकते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी के बिहाफ में ले रहे, जरूरत है। लेकिन कुछ एक लिमिट के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। तो वही रिस्ट्रिक्शन की बात करें। चलिए दोनों सेक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आ जाइए, सबसे पहला पढ़े सेक्शन 170। रुक जाओ, उससे पहले क्या लिखा है? बोरिंग एक तरीका क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है। एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स मतलब क्या? कंपनी के अंदर से हम ही आपस में पैसा लेके आ रहे, दैट वाज इंटरनल। बाहर से लेकर आ रहे पैसा, एक्सटर्नल सोर्स। तो कंपनी कैन नॉट बोरो मनी अंटिल क्या ना हो? मेमोरेंडम में ऑथराइज्ड। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस तो हो गई।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले सकते हैं लेकिन ऑथराइजेशन होनी चाहिए। चलिए सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं, 179। 179 की हेडिंग क्या बताई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, किस चीज की पावर है, डेट लेने की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर टू बोरो मनी, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन इन दी एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया, क्या कर रखा है। हाँ, ये जो चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं तो ये चैप्टर तो बता रहा है कि कंपनी चाहे तो डेट ले सकती है, तो उन्होंने कहा कि ध्यान रखना कंपनीज एक्ट 2013 का ध्यान रखना, जब आप डेट लोगे प्रोसीजर फॉलो करना, ठीक है। कंटेन इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल, पावर लिखी होनी चाहिए किसमें, मेमोरेंडम में और आर्टिकल में। वापस स्टार्ट करें, जब हमने पढ़ा तो क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के रूल्स, सेबी के रूल्स, रेगुलेशन, सेबी के रूल्स होते कि रेगुलेशन, रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि सेक्शन 179 बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है, पावर है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, मेमोरेंडम, आर्टिकल और एनी रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन जो अट्रैक्ट हो रहे, नॉट इनकंसिस्टेंट देयरविथ, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोन ले सकते हैं। लोन बोलूंगी कि डेट बोलूंगी, डेट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेट ले सकते हैं, लेकिन इन 3 बातों का ख्याल रखना, प्रोविजन के अकॉर्डिंग लेना, मेमोरेंडम आर्टिकल में ऑथराइजेशन होनी चाहिए और किसी भी रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, तो सबसे पहले रेजोल्यूशन कहां पास होता है, बोर्ड मीटिंग में। पहला हमेशा बोर्ड मीटिंग ही होगी, कोई भी काम अगर करना है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, फिर आगे चल के डिस्कशन होता है हमारे मेंबर के साथ। चलिए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो ये जो पावर है बोरो करने की, क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। किसको डेलीगेट कर सकते हैं, किसी भी कमिटी को। सेक्शन 179 का एक छोटा सा पैच अभी हमने पढ़ा है, ठीक। चले, अब सेक्शन 180 में आते हैं। 180 क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज कर सकते हैं ओनली विद द कंसर्न ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट मींस किसकी, शेयर होल्डर की परमिशन। क्लियर है। चलिए, ये शेयर होल्डर की परमिशन किस में लिखा होगा, ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट में लिखा है कि भाई आप कर सकते हो, लेकिन आपके एक टाइम के बाद आपको किससे पूछना चाहिए, आपके मेंबर से, ठीक। चलिए, तो सेक्शन स्पेसिफिक, सेक्शन 180 का 1, उसमें सी, मतलब ए बी अभी आपको नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि एक टॉपिक आएगा बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, ऐसे बहुत सारी डिटेलिंग हम पढ़ने वाले, उसमें सेक्शन 180 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वहां जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी 180 के 1 के सी की बात करें। सी में क्या बोल रखा है, टू बोरो मनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास बहुत सारी पावर है काम करने की, हम स्पेसिफिक पावर की बात करें, वो स्पेसिफिक पावर क्या है, टू बोरो मनी, ठीक है। चलिए, टू बोरो मनी की अगर हम बात करेंगे तो मनी ऑलरेडी, अगर कोई मनी आप ऑलरेडी बोरो कर चुके हो, मान लो मेरी कंपनी है, अभी लिमिट तो क्रॉस नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम बोरो किया, अगर ऑलरेडी बोरो कर चुके हो, ठीक, फिर दोबारा बोरो करने का सोच रहे हो, प्रपोज्ड है, तो दोनों का एग्रीगेट कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट किसका, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब अपनी बैलेंस शीट देखो, जिस साल आप क्या कर रहे हो, इस साल बोरो करने का प्लान कर रहे हो, तो पिछले साल की मैं जो बैलेंस शीट होगी, जो मार्च तक तैयार हो चुकी है, मार्च के एंड तक, ठीक है, उसको उठाऊंगी, क्या क्या देखूंगी, सबसे पहले क्या देखूंगी, पेड अप कैपिटल, फिर क्या देखूंगी, फ्री रिजर्व, फिर क्या देखूंगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इन तीनों अकाउंट को देखूंगी, इकट्ठा करूंगी, एग्रीगेट करूंगी, और फिर बोरो लेते वक्त, बोरो करते वक्त ये ध्यान रखूंगी कि उस लिमिट को मैं क्रॉस ना करूं। क्लियर है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दी टेम्परेरी लोन, हम यहाँ पे टेम्परेरी लोन की बात नहीं कर रहे, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ये लोन क्या होगा, परमानेंट हो। हाँ भाई, एकदम ही उल्टा बोल रहे हो, परमानेंट नहीं होगा, यही हो ना। टेम्परेरी लोन मतलब क्या, छोटे मोटे लोन, ठीक है। यहाँ इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है नीचे, ठीक, नीचे कहा, टेम्परेरी लोन मतलब लोन जो रिपेबल हो ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मतलब जब मांगेगा तब देना है, या फिर 6 महीने में, छोटा मोटा लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। वापस आओ, चलो, तो सेक्शन 181 से क्या बोलता है, क्रॉस मत करना लिमिट को, ठीक है। और इसमें जब लिमिट की बात होगी, अपार्ट फ्रॉम मतलब टेम्परेरी लोन को इंक्लूड करने के एक्सक्लूड करना, ये बताओ, अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी, एक्सक्लूड, तो अपार्ट से मतलब हमारा क्या है, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करना है टेम्परेरी लोन, क्योंकि ये ऑन डिमांड कभी भी देना पड़ेगा या फिर 6 महीने के अंदर। क्लियर है नलाई को, हाँ। चलिए, इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग कंपनी दिख रहा है, बैंकिंग कंपनी का बच्चा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, उनका मेन काम क्या है, लोन लेना देना, तो बहुत ज्यादा ही काम है उनका। अब हम कह रहे लिमिट क्रॉस ना हो तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, इनकी तो लिमिट हमेशा ही क्रॉस होगी, क्योंकि इनका मेन काम, इन्होंने बैंकिंग का काम किया ही क्यों है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते और
लेंडिंग करते हो, है ना, बोरो। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नॉट डीम टू बी अ बोरिंग मनी। अगर वो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं दैट मीन्स हम नहीं बोलेंगे कि ये लोग क्या करे, बोरिंग कर रहे, ये तो इनका बिजनेस है, ये तो इनका काम है। पूरा उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, डिपॉजिट ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल डिमांड, दिस इज चेक ड्राफ्ट, ये सारी चीजें। प्लीज इसे हम मानेंगे कि बैंकिंग कंपनी बोरिंग नहीं कर रही है, ये इनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्लियर है, क्लियर है। एग्जामिशन फटाफट शॉर्ट में, एग्जामिशन किसको मिली, एग्जामिशन प्राइवेट कंपनी को मिली है। क्या कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 180। सेक्शन 180 में क्या करे थे, एसआर पास करे थे, तो प्राइवेट कंपनी को एसआर पास करने की जरूरत नहीं है फॉर दी बोरिंग ऑफ मनी, मतलब बोर्ड मीटिंग से, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। कुछ अल्ट्रा वायरस वर्ड सुना सुना सा लग रहा है मुझे, बियॉन्ड द पावर ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो पूरा डॉक्ट्रिन हम पढ़ चुके हैं। हमने अल्ट्रा वायरस में के डॉक्ट्रिन में पढ़ा था कि अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनीज एक्ट, अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल और अल्ट्रा वायरस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट के आप अगेंस्ट जाते हो, रेक्टिफाई हो सकता है, नहीं। मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाते हो, रेक्टिफाई हो सकता है, नहीं। आर्टिकल के अगेंस्ट जाते हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या थी, इंट्रा वायरस होना चाहिए कंपनीज एक्ट में। चलिए, डायरेक्टर ने अल्ट्रा वायरस काम किया है तो रेक्टिफाई हो सकता है, कंडीशन इंट्रा वायरस होना चाहिए कंपनीज एक्ट मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग, यही पढ़ा था ना। चल, इन्होंने ये लिखा है कंपनी ओनली विद इन द स्कोप ऑफ द पावर बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में साफ साफ पावर दे रखी है, क्या क्या काम कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। एनीथिंग बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑथराइजेशन ऑफ द मेमोरेंडम दैट वाज अल्ट्रा वायरस एक्ट। सिंपल बेसिक बातें बताइए जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ रखी है। आ जाइए, इन्होंने कहा अगर अल्ट्रा वायरस क्या हो रहा है, बोरिंग। खुद एक बार सोचो, अल्ट्रा वायरस बोरिंग हो रही है, मतलब बोरिंग करने की एक लिमिट थी, अभी एक लिमिट पड़ी, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। अगर उस लिमिट को आप क्रॉस कर देते हो तो हम क्या मानेंगे, अल्ट्रा वायरस। अब दो टाइप की लिमिट होती है। डायरेक्टर ने लिमिट अपनी क्रॉस करी है, डायरेक्टर ने अपनी लिमिट क्रॉस करी है, जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रा वायरस है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इंट्रा वायरस है। तो मुझे बताओ रेक्टिफाई हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टर ने जो लिमिट क्रॉस करी है वो कंपनीज एक्ट के भी अगेंस्ट है, तो क्या रेक्टिफाई होगा, क्या नहीं। ठीक, सिचुएशन समझना। पहली सिचुएशन, अगर कंपनीज एक्ट के इंट्रा वायरस होता है, डायरेक्टर ने लिमिट क्रॉस करी लेकिन कंपनीज एक्ट के इंट्रा वायरस होता है, कंपनी लाइबल है कि नहीं, इंट्रा वायरस है, कंपनी से रेक्टिफाई करी है। अगर कंपनी से रेक्टिफाई करी तो कंपनी एक तरीके से लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है ना, तो कंपनी लाइबल हो जाएगी ना। रेक्टिफाई करने का मतलब क्या है, हम ठीक कर रहे हैं, मतलब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलिए, अब यहाँ पे अल्ट्रा वायरस बोरिंग हो गया, दैट मींस बियॉन्ड दी जो बोरिंग की लिमिट थी उसे आपने क्रॉस कर लिया। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, कॉन्सिक्वेंस वर्ड का मतलब रिजल्ट। अल्ट्रा वायरस बोरिंग करने के बाद उसके क्या क्या रिजल्ट। सबसे पहला रिजल्ट क्या लिखा है, वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही ये बात गलत है, ये वॉइड एब इनिशियो है। नाइदर कंपनी कैन सू, ना तो कंपनी केस फाइल कर पाएगी सामने वाले पे और ना ही सामने वाला कंपनी में केस फाइल कर पाएगा, क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस बोरिंग मतलब कंपनीज एक्ट के एकदम अगेंस्ट है। तो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, ना सामने वाली पार्टी हम पे केस करिए ना हम उस पे केस करेंगे। लेकिन बुरा लग रहा है, सामने वाला तो गुड फेथ में काम कर रहा था, तो फंसेगा कौन, कंपनी फंसेगी क्या, वो डायरेक्टर नलायक ना। कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, उसके बिहाफ में तो डायरेक्टर जाता है, तो डायरेक्टर नलायक है, तो डायरेक्टर पर्सनली लाइबल होगा अगर सामने वाले ने गुड फेथ में काम किया है तो। लेकिन सामने वाले को पता था ये बात, तो फिर पर्सनली लाइबल होगा क्या, कोई नहीं, वो अब एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन ये हमने सारी चीजें कहां पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, मैं उसी बेसिस में पूछ रही हूं, ठीक है। चलिए, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो स्टार्टिंग से ही गलत है तो ना कंपनी केस फाइल कर सकती है और ना सामने वाला उस पर केस फाइल करेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है सामने वाले ने तो पैसे दे दिए, उसका क्या, तो वो फिर डायरेक्टर पर्सनली जाता है। ये सारी चीजें इसमें भी पढ़ेंगे। स्टॉपल मतलब क्या होता है, रोकना, डिनाई करने से मना करना। स्टॉपल या फिर रेक्टिफिकेशन कैन नॉट कन्वर्ट, इन्होंने कहा हम ठीक नहीं करेंगे, स्टॉपल कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। किस चीज से रोक दिया जाएगा, रेक्टिफिकेशन करने से। रेक्टिफिकेशन मतलब कन्वर्ट करे, अल्ट्रा वायरस को किस में कन्वर्ट करे, इंट्रा वायरस। क्या अल्ट्रा वायरस चीजों को क्या इंट्रा वायरस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं, ये काम करने से आपको रोका जा रहा है। कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है तो क्या ठीक हो सकता है, नहीं। लेकिन कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं है तो ठीक किया जा सकता है क्या, हाँ, ठीक। चलिए, इंजंक्शन वर्ड का मतलब जानते हो, स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर ही पक्का ना। चलिए भाई, उधारी तो लेंडर ने दी, लेंडर हैज
बीन गिवन अथॉरिटी रिस्ट्रेन द कंपनी फॉर यूजिंग द मनी। लेंडर ने एक मोटा अमाउंट लोन का दे दिया, डेट का दे दिया, किसको? कंपनी को। ठीक है, पता चलता है ये तो क्या है? अल्ट्रा वायरस बोरिंग है। तो लेंडर चाहे तो क्या करवा सकता है? स्टे ऑर्डर लगा सकता है। किस चीज में स्टे लगा रहा है? पैसा यूज करने से। तो लेंडर के पास अथॉरिटी है, किस चीज की अथॉरिटी है? रिस्ट्रेन करने की। रिस्ट्रेन करना मतलब स्टॉप करना, रोकना। क्या रोका जा रहा है? यूजिंग द मनी ऑफ द लैंड। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, सब्रोगेशन थोड़ी देर से बताती हूँ। लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, ये लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर में क्या है? पर्सनली वो लाइबल हो जाएगा। ठीक है, लेंडर सू करेगा किसमें? कंपनी में तो केस नहीं फाइल कर सकता। अल्ट्रा वायरस बोरिंग में किस पे आ जाएगा केस? डायरेक्टर पे। डायरेक्टर पर्सनली क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। इफ द डायरेक्टर ने अगर ये डेलिबरेटली मिस रिप्रेजेंट किया था अथॉरिटी, जानबूझ के ये सारी उसने हरकतें करी थी, तो यस वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। अब एक टॉपिक बचा, दैट वाज सब्रोगेशन। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग जानते हो? सब्रोगेट करना, सब्स्टिट्यूट। सब्रोगेट वर्ड का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। हाँ, इंश्योरेंस के केस में भी सब्रोगेट होता है। वेरी गुड, वहां पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, समझना। अल्ट्रा वायरस बोरिंग हो रही है, लोन दिया जा रहा है। अल्ट्रा वायरस बोरिंग यूज टू पे ऑफ द लॉफुल डेट। समझना, हमने लोन लिया ताकि हम क्या कर सके? लोन चुका सके वापस। हमें कुछ डिबेंचर होल्डर थे, बॉन्ड होल्डर थे, जिनका पैसा चुकाना था। उनके पैसे चुकाने के लिए हमने क्या किया? बैंक से डेट ले लिया, लोन ले लिया। लोन लेकर इनको चुका दिया। पहले तो ये बताओ, लोन मेरा इंक्रीज हुआ क्या? पहले मेरा 100 करोड़ का लोन था। कितने करोड़ का लोन था? 100 करोड़ का। इस 100 करोड़ में से मुझे 40 करोड़ चुकाने थे। रिडेम्पशन का टाइम आ गया डिबेंचर का। ठीक है, रिडीम करना था। 40 करोड़ चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बैंक से जाकर 40 करोड़ ले लिए और फिर ये लेकर इसे दे दिया। तो बैंक से लोन लेके तो क्रेडिटर फिर से बना लिया ना। पहले भी 100 करोड़ थे, चुकाने के बाद भी क्या हो गए? 100 करोड़। सबसे पहले बताओ, इंक्रीज होगा क्या? तो ये बात याद रखना कि कंपनी का जो बर्डन है ना वो इंक्रीज हुआ है ना वो डिक्रीज हुआ है। पहले जो था वही था, बस इसकी टोपी उसके सर पे पहना दी है ना। ये मांग रहा है, ज्यादा हल्ला कर रहा है, ठीक है, दूसरी जगह से लोन लो, इसका मुंह बंद करो। ठीक, चलिए। अगर अल्ट्रा वायरस बोरिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक, लिमिट को क्रॉस कर रहे हो और उसे पे ऑफ कर रहे हो, लेकिन वो जो आपने पे ऑफ किया वो लॉफुल है, मतलब सही क्रेडिटर को ही पे किया है जिसको पे करना चाहिए था, तो कंपनीज एक्ट बोलता है, इसे हम क्या बोलेंगे कि आपने सब्स्टिट्यूट ढूंढा है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? ऑल्टरनेटिव मतलब यही होता है ना कि इसकी जगह आपने क्या किया? दूसरे को पलटा दिया। तो ये सब्रोगेट कहलाएगा कि हमने पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर क्या किया? पेड ऑफ। पहले अभी तक क्रेडिटर ये था, अब इसकी जगह क्या हो गया? कोई और हो गया, तो इसका सब्स्टिट्यूट आपने ले आए हो। तो क्या अल्ट्रा वायरस बोरिंग का क्या आप सब्रोगेशन कर सकते हो? सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? हाँ, अलाउड है। सब्रोगेट टू द पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ पेड ऑफ अलाउड है। कोर्ट एक्चुअल में प्रोटेक्ट करता है वाइल फ्रॉम दी लॉसेस। लॉस ना हो, क्यों? किसका लॉस हो रहा है? इन क्रेडिटर्स, जो डिबेंचर होल्डर जिनका रिडेम्पशन का टाइम आ चुका था, उनका लॉस हो जाता। उनको अगर लोन लेके पे ऑफ किया जा रहा है, गलत तरीके से पे ऑफ किया जा रहा है, तो हमने इसे क्या कर दिया है? ट्रिब्यूनल ने, आज के टाइम पे ट्रिब्यूनल है, पुराने टाइम पे कोर्ट था, कोर्ट ने इसे क्या कर दिया? हम इसे अलाउ कर रहे हैं। कोर्ट इज एबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लॉस वाइल द डेट बर्डन ऑफ द कंपनी इज नो वे ऑफ इंक्रीज। लेकिन साफ साफ उन्होंने बोल दिया आपका डेट तो नहीं हुआ है कम, ठीक है, इसके लिए आप पर्सनली अलग तरीके से आपको पेनल्टी तो लगेगी, क्योंकि आप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट गए हो, तो आप पे फाइन, पेनल्टी, वो सारी चीजें तो लगेंगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं पे ऑफ मत करो, उसका रिटर्न करो, बैंक को पैसे वापस करो। क्या कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ बोलती है क्या? नहीं, वो क्या कह रही है कि हाँ, आपने किसी और की जगह पे किसी और का पैसा लगा दिया, चलेगा। उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? आपने क्या किया है? सब्रोगेट किया। तो सब्रोगेशन का पहले बताओ मीनिंग समझ में आया? कैसे इन्होंने किया ये समझ में आया? अब पूरी हेडिंग वापस से समरी। अगर कोई भी अल्ट्रा वायरस बोरिंग करता है तो क्या क्या सिचुएशन पैदा होती है? सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? गलत है, वॉइड है हमारे लिए। हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानते लोन का। तो ना तो कंपनी कुछ केस कर सकती है और ना ही वो बैंक बोल सकता है कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस कर, नहीं बोल सकता। लेकिन वो जो डायरेक्टर जिसने गलत रिप्रेजेंट किया था वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। कनेक्ट है, साफ साफ उन्होंने बोल दिया। अब जो आपने अल्ट्रा वायरस काम किया है वो इंटर वायरस में कन्वर्ट भी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट के अंदर आ रहे हो, इंटर वायरस आ रहे हो, तो फिर हो सकता भी है। तो स्टॉप किया जाएगा, स्टॉपल किया जाएगा। किस चीज से? कन्वर्ट करने से स्टॉप किया जा रहा है। इंजंक्शन, जैसे ही पता चलता है कि भाई उसके साथ गलत हो गया, तो लेंडर क्या करेगा? जो भी बचे हुए पैसे है, हो सकता है पूरा पैसा ना दियो,
किश्तों में भी दे सकते हैं, तो वो बाकी पैसे को यूज करने से रोक भी सकता है। और फाइनली उन्होंने कहा कि अगर आपने इस पैसे को यूज किया लॉफुल डेट पे करने में तो यस वो सब्रोगेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो सब्रोगेट होता है तो कंपनी एक तरीके से क्या कर रही है, रेक्टिफाई कर रही है, और रेक्टिफाई कर रही है तो इसके लिए फिर कंपनी क्या हो जाएगी, लाइबल हो जाएगी। लेकिन ये भी तब होता है जब सारी चीजें इंटरवायरस हो। लेकिन ये जजमेंट से आया। बहुत सारी चीजें जो होती है प्रोविजन से भी आती है, और प्रोविजन के अलावा फिर क्या जाते हैं, जजमेंट केसेस। तो ये केसेस का कंक्लूजन है कि सब्रोगेशन भी अलाउ किया गया है। क्लैरिटी है, पक्का, इंपॉर्टेंट है। इंटरवायरस क्या होगा, मीनिंग बताओ। विद इन द लिमिट। बोरिंग इंटरवायरस है बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी। कंपनी हमारी प्रिंसिपल, डायरेक्टर हमारा एजेंट। कंपनी को लोन चाहिए, किसकी हेल्प से लेगी, एजेंट की हेल्प से। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑलवेज प्रिंसिपल। कंपनी रिस्पॉन्सिबल है ना लोन लिया, तो लोन चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, डायरेक्टर का इसमें कोई भी हक बनता नहीं है। तो इन्होंने अब हेडिंग मुझे बताओ, हेडिंग क्या बोल रही है। कंपनी के पास पावर है, लेकिन किसके पास पावर नहीं थी, डायरेक्टर के पास, एजेंट के पास पावर नहीं थी। कंपनी के पास पावर है मतलब कि उसे क्या करना था, शेयरहोल्डर से पूछना था, एसआर पास करना था, तब ये काम होना था। सेक्शन 180 तो ये बोलता है ना कि भाई एसआर पास करके आप एक लिमिट के ऊपर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज बोरिंग पावर और अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर पावर। दोनों में डिफरेंस है। कंपनी की पावर अलग होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर अलग होती है। कंपनी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन कंपनी ने अपने ये काम डायरेक्टर को भी दे रखे और शेयर होल्डर को भी दे रखे। तो डायरेक्टर की पावर अलग है बोरिंग की, और कंपनी की थोड़ी सी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, जो शेयर होल्डर से पूछ करोगे। डायरेक्टर बोरो करता है बियॉन्ड देयर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को क्रॉस करता है, बट वो अल्ट्रा वायरस नहीं है, वो इंट्रा वायरस एक्टिविटी में आता है, तो इसे हम बोलते हैं इंटर वायरस बोरिंग। बट आउटसाइड, लेकिन उसके आउटसाइड द स्कोप तो है, वो अपनी खुद की लिमिट तो क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस ऑफ डायरेक्टर, जो कि क्या होगा, इंटर वायरस ऑफ कंपनीज है। वो ये हेडिंग से यही समझा रहे हैं, बस उन्होंने बोरिंग वाली सिचुएशन डाल दी। क्लियर है, चलिए। कंपनी इज लाइबल, कंपनी अब क्या हो जाएगी, लाइबल हो जाएगी, क्योंकि रेक्टिफाई हो जाएगा ना। कंपनी लाइबल हो जाएगी क्योंकि लेंडर ने ये काम क्या किया, गुड फेथ में किया, तो रेक्टिफाई बाय दी कंपनी। क्लियर है। फर्स्ट पैराग्राफ जो कुछ भी बताया है उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में विद एग्जांपल बताया। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल में क्या बोल रखा है, 100 लाख का क्या है, लोन लेने की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर के पास पावर थी कितने, 100 लाख की, ऑब्वियसली उसने क्या किया होगा, बियॉन्ड कर लिया होगा। लेकिन कंपनीज एक्ट के पास वो इंटरवायरस था, तो रेक्टिफाई हो जाएगी और कंपनी उसके लिए लाइबल भी रहेगी। बस एग्जाम्पल फिगर के साथ उन्होंने यहाँ पे बताया, एक ही चीज रिपीट। ठीक, एक बार खुद रीड करना, कुछ सुना सुना सा लग रहा है। इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है, कंपनी को कि आउटसाइडर को, इंडोर मैनेजमेंट। सोच लो, समझ लो। आयुष, किसको, क्योंकि सब बोल रहे हैं तो कुछ सही बोल रहे हैं, नालायक। इंडोर मैनेजमेंट इन है, ऑपोजिट याद रखना। ये कह रहे हैं आपके अंदर क्या चल रहा हो, बाहर वाले को क्या पता हो। बाहर वाला पब्लिक डॉक्यूमेंट देख सकता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बाहर वाला पब्लिक डॉक्यूमेंट देख सकता है, मेमोरेंडम आर्टिकल देख सकता है, लेकिन अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्टर ने सही साइन किया कि नहीं किया। इसके लिए एक लैंडमार्क केस था, कुछ याद आया, रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला केस। तो इन्होंने यहाँ पे ये बोल रखा है कि कंपनी के पास पावर थी, हमने देख लिया, कंपनी को एसआर करके पूछना था, रेजोल्यूशन दिखा दिया, सही साइन किया नहीं किया, इससे पता कैसे चलेगा बाहर के लोगों को। तो इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइडर। बस उन्होंने फिर से वही सारी रिपीट चीजें बताई है, लेकिन हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है। क्लियर है। कुछ केसेस है, चलिए बोरिंग पावर को लेकर। सबसे पहला केस, पावर एजेंट के पास भी है, पावर कंपनी के पास है। ठीक, इन्होंने बोला नो एजेंट कैन हैव पावर विच इज नॉट विद द प्रिंसिपल। जो पावर प्रिंसिपल के पास ही नहीं है, क्या वो पावर एजेंट के पास होगी क्या, कंपनी के पास पावर नहीं है, तो क्या वो पावर जो कंपनी के पास नहीं है डायरेक्टर के पास कैसे भी आ जाएगी क्या, नहीं। तो साफ कंक्लूजन यही है, लेंडर कैन नॉट बी सू दी कंपनी फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। मान लो उन्होंने डायरेक्टर ने कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल में नहीं लिखा है लोन लेने की पावर, होना चाहिए ना। सेक्शन 179 क्या बोल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, लेकिन ध्यान रखना कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और मेमोरेंडम आर्टिकल में ये लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा, नहीं लिखा मतलब कंपनी के पास पावर नहीं है। अब जब पावर नहीं है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाकर लोन ले आता है, जबकि लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, तो अब अल्ट्रा वायरस तो हो रहा है ना। अब जब अल्ट्रा वायरस हो रहा है तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया, लेंडर क्या करेगा, केस फाइल कर पाएगा कि लोन रिपे करो कंपनी के अगेंस्ट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना तो कंपनी के पास पावर है ना डायरेक्टर। डायरेक्टर ने गलत किया है ना, तो अब वो किसके अगेंस्ट केस फाइल करेगा,
डायरेक्टर पर्सनली, ठीक है, लेकिन वो कंपनी के खिलाफ कभी नहीं जा पाएगा, मतलब कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी का फायदा नहीं उठा पाओगे आप, ठीक। बोरिंग बाय द डायरेक्टर अल्ट्रा वायरस देयर पावर, डायरेक्टर ने क्या किया, बोरिंग किया, ठीक है, और ये बोरिंग जो किया वो क्या किया, अल्ट्रा वायरस लिमिट को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो वो अब क्या हो जाएगा उसके लिए, पर्सनली लायबल, एक ही बात। समटाइम इट्स हैपन द पावर ऑफ द बोरो एग्जिस्ट्स बट रिस्ट्रिक्शन टू बी स्टेटेड अमाउंट, पावर है लेकिन एक अमाउंट को लेकर रिस्ट्रिक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आप 10 लाख तक का कर सकते हो ऐसा बोला है, ठीक है, डायरेक्टर ने क्या किया, 10 लाख ना करके 12 लाख का लोन ले लिया, कितना ज्यादा लिया, तो अल्ट्रा वायरस पूरा 12 लाख है या अल्ट्रा वायरस 2 लाख है, 2 लाख है, वेरी गुड। समटाइम्स हैपन, रिस्ट्रिक्शन होती है अमाउंट को लेकर, इफ सिंगल ट्रांजेक्शन इज एक्सेस बोरो ओनली द एक्सेस वुड बी, जो एक्सेस 2 लाख का जो मेरा एग्जांपल है उसे अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, क्योंकि 10 लाख का अमाउंट तो ठीक है ना एज पर, ठीक है, इंटर वायरस है। चलिए होल ट्रांजेक्शन गलत माना जाएगा क्या, नहीं, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन, क्यों पूरा का पूरा 12 लाख गलत माना जाएगा, नहीं, ओनली वो 2 लाख गलत माना जाएगा अकॉर्डिंग मेरे एग्जाम्पल, ठीक। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, एक्विजिशन मतलब क्या होता है, कंसर्न लेना, जहां कहीं भी आएगा समझ जाना। कंसर्न ली जा रही है सारी शेयर होल्डर से, उन्होंने किस चीज की कंसर्न दे दी, एक्सेस लोन लेने की, डायरेक्टर बियॉन्ड देयर पावर बट नॉट अल्ट्रा वायरस द पावर ऑफ द कंपनी, सारे के सारे डायरेक्टर रेक्टिफाई कर रहे, सारे डायरेक्टर रेक्टिफाई नहीं करके मैं क्या करूँ, पहले ही बोल दे रहे कि ले लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर के जितनी आपकी लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस कर लो, सारे अगर शेयर होल्डर हाँ बोल रहे, क्या वो काम कर सकता है, हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है, कंपनी का इंटर वायरस होना चाहिए ना। शेयर होल्डर अगर पूरे 100% बोल देते कि हाँ ये आप काम कर सकते हो, लेकिन वो ऐसा गलत काम कह रहे हो जो कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता, तो क्या अलाउड है, नहीं, तो सेम लिखा है, सारे डायरेक्टर अगर हाँ कह देते हैं, डायरेक्टर को बोलते हैं अपनी लिमिट क्रॉस करो, तो क्या डायरेक्टर अपनी लिमिट क्रॉस कर सकता है, तो आपका आंसर होगा हाँ, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो इंट्रा वायरस होना चाहिए, बस हाँ नहीं बोलोगे, समझ में आ रहा है, पक्का, फिर से रीड कर रही हूं, इन्होंने क्या बोल रखा है, डायरेक्टर क्या कर रहा है, बियॉन्ड देयर पावर, लेकिन पावर ऑफ दी कंपनी के अल्ट्रा वायरस नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट वैलिडेट होना चाहिए, सच जो भी एक्सीडेंट, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर पावर थी, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ 20 लाख तक की पावर है कंपनीज एक्ट में, ठीक है, डायरेक्टर को बोला तू भाई बस कितना ले सकता है, 10 लाख, 10 लाख ले सकता है, अब हमारे शेयर होल्डर बोल रहे डायरेक्टर को 15 लाख का ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 20 तक की तो पावर है, लेकिन डायरेक्टर को सारे शेयर होल्डर ने मिलकर बोल दिया 25 लाख तक का ले ले, कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप कंपनीज के ऊपर चले गए, बियॉन्ड चले गए, जो आप नहीं जा सकते, ठीक। नेक्स्ट केस खुद पढ़ोगे, पढ़ो जल्दी, हाँ, जहां यूनानिमस लिखा है मतलब 100%, एक ने भी ना बोल दिया नहीं कर सकते, यूनानिमस का मतलब ही यही है, तो भी अगर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, सबसे पहले सबसे सुप्रीम क्या है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ने बोल दिया ना यूनानिमस, मतलब हमें यूनानिमस चाहिए, और यूनानिमस से मतलब सारे शेयर होल्डर्स हाँ बोल रहे, ये जरूरी नहीं है, जो मीटिंग में आए हैं, मान लो 200 मेंबर है, 400 मेंबर है, 400 में से 100 आए ही नहीं, जिनकी ना थी वो आए ही नहीं, मीटिंग में जितने प्रेजेंट है ना हमें उनकी हाँ चाहिए, उनको तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है भाई मीटिंग में आके ना बोलने की, ठीक है, तो यूनानिमस मतलब जितने प्रेजेंट है वो हाँ बोलेंगे, उनकी सुनेंगे, घर बैठे जो ना बोल रहे उसकी नहीं, लेकिन कुछ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो पोस्टल बैलेट के थ्रू दिया जाता है, अब घर बैठे फिर वो हाँ बोले ना बोले उनकी मर्जी, ठीक है, फटाफट पढ़ो, देखो याद रखना केस का पूरा कंक्लूजन नहीं लिखा है, तो बहुत छोटे में लोग निपटाने का सोचते हैं, ठीक है, तो जितना मैंने मार्क किया उस बेस में क्या कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, ए बोरिंग इज अनऑथराइज लाइबल, लेकिन कंपनी लाइबल तब होगी जब वो रेक्टिफाई किया जाएगा, और रेक्टिफाई तब किया जाएगा वो जब वो कंपनीज की इंट्रा वायरस होगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं, क्लियर है, फटाफट एफ पॉइंट पढ़ो, मिस अप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब गलत, किसी और की चीज ले लेना जो आपकी है ही नहीं, कुछ नहीं, फ्रॉड कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, मिस अप्रोप्रिएट। कॉफर का मतलब मनी विच इज स्टोर, मतलब हमने पैसा स्टोर करके रखा है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो स्पेसिफिक पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस क्या है, लिमिट क्रॉस कर दी तो हम उसके लिए कंपनी लाइबल हो जाएगी, तो पे कर रही है, ठीक है, एफ पॉइंट पढ़ो फटाफट, ध्यान दो क्या लिखा है,
द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। एजेंट कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रिंसिपल कौन है? कंपनी। बोरोड अ लार्ज सम ऑफ मनी एंड क्या लिखा है? मिस अप्रोप्रिएटेड इट। एक पैसा बड़ा अमाउंट का लिया, लोन लिया और उसे गलत तरीके से यूज किया। कंपनी वॉज हेल्ड लाइबल स्टेटिंग दैट द बोरिंग इज विद इन द पावर। कंपनी लाइबल होगी, हाँ कंपनी तब लाइबल होगी जब वो विद इन द पावर है। पावर है, साफ बोल रहे वो। अगर प्रिंसिपल के पास पावर है, एजेंट उसका यूज कर रहा है, तो यस कंपनी उसके लिए लाइबल होगी। लेंडर विल नॉट बी प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मतलब हार्म पहुंचाना। लेंडर को भाई नहीं हार्म पहुंचा जाएगा, सिंपल ये बोलकर कि ऑफिसर ने अप्लाई कर लिया लोन टू द अनऑथराइज एक्टिविटी, गलत जगह पर उसने यूज कर लिया, ये चीज बोलकर क्या आप लेंडर को मना कर दोगे क्या? हम नहीं पे करेंगे, नहीं, कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी को पे करना पड़ेगा। समरी, कंपनी वही वाली बात जो पलक बोल रही थी, बस कंप्लीट नहीं बोला उसने, रुक रुक के क्यों बोल रही थी, सब सही बोल रही थी। ठीक, ध्यान दो। अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं किसी पर्पज के लिए और उस पर्पज के लिए आपने नहीं लगाया, तो सामने वाले को बोलेंगे यार जिस पर्पज के लिए था उस पर्पज के लिए नहीं लगाया, अब हम तुम्हें गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा क्या? नहीं, कंपनी का इंटरवायरस है ना, तो फिर ये कंपनी लाइबल होगी। अगर ये इंटरवायरस नहीं होता, मैनेजिंग डायरेक्टर ने मिस तरीके से, तो वो पर्सनली लाइबल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट रीड करो। अलग अलग तरीके से एक ही बात लिखी है, साफ साफ इसमें क्या बोल रखा है? मैनेजिंग एजेंट था, उसने बोरो कर लिया, लेकिन कंपनी के पास पावर थी क्या? नहीं। जब कंपनी के पास पावर नहीं है तो अब बियॉन्ड जा रहे हो, तो क्या रेक्टिफाई होगा? ना रेक्टिफाई होगा और ना कंपनी इसके लिए लाइबल होगी। तो साफ बोल दिया कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर द अमाउंट बोरो, क्योंकि उसने खुद से किया, तो वह पर्सनली लाइबल हो जाएगा। ठीक है, घिसी पिटी बात है। नेक्स्ट केस, वेरी गुड। मैं बैंक से लोन ले रही हूँ, पर्सनल लोन ले रही हूँ, वो पैसे मैं कहीं भी यूज करूं, बैंक को से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां पे क्या किया? मैनेजर ने जे से पैसा लिया अपने नाम पे, कंपनी के नाम पे नहीं लिया। कंपनी के नाम पे लेता तो कंपनी लाइबल होती। उसने अपने नाम पे लिया और उसका यूज उसने अपने हिसाब से बोला ना कि भाई हमें कंपनी में यूज करो, और एक लेटर भी लिख दिया। अक्सर बैंक बोलता है कि भाई आप लोन ले रहे हो तो पूछ लेता है जनरली आप किसके लिए यूज कर रहे हो, तो क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने लिख दिया तो उसका मतलब क्या कंपनी लाइबल हो जाएगी? नहीं, आप खुद उसके लिए पर्सनली लाइबल हो गए। समझ में आया? चलो, तो ये थे हमारे केसेस। केसेस का सबका कंक्लूजन एक ही है, अगर कोई भी बोरिंग अल्ट्रा वायरस है डायरेक्टर के हिसाब से, एजेंट के हिसाब से, और वो इंट्रा वायरस है कंपनीज के हिसाब से, तो यस वो रेक्टिफाई होगा और कंपनी उसके लिए लाइबल है। अदरवाइज कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं है और रेक्टिफाई भी नहीं होगा। क्लियर है? बस घुमा फिरा के उन्होंने सिचुएशंस बनाई है। ठीक, हेडिंग बस बताओ क्या लिखा है। ये सारी बोरिंग्स आप जानते हो फ्रॉम दी बचपन। चलिए, पहला क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म बोले तो लंबे समय के लिए जो 1 साल से ज्यादा होंगे, शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम होंगे, मीडियम टर्म एक ड्यूरेशन दे रखा होगा जो 1 साल से, है ना? वेरी गुड। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, सिक्योरिटी गिरवी रखी होगी और अनसिक्योर्ड में नहीं रखी होगी। सिंडिकेट और बायलेटरल, वेरी गुड। सिंडिकेट मतलब क्या? इकट्ठा ग्रुप में। सिंडिकेट मतलब क्या होता है समझो आप। बोरो रिक्वायर्ड अ लार्ज, ये क्या लिखा है? सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स। कभी कभार कुछ हैवी, कुछ खतरनाक चीज को हमें रिस्की, ज्यादा रिस्क वाली चीजों को जब हमें क्या करना होता है, फाइनेंस करना होता है, डेट देना होता है, इन दैट केस हम सोचते हैं हम अकेला क्यों रिस्क ले, चलो ये कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग मिलकर थोड़ा सा ये काम करेंगे, तो इस टाइप की बोरिंग को हम सिंडिकेट बोरिंग बोलते हैं। क्लियर है? बायलेटरल बोरिंग क्या होता है? एक कवर किया जाता है। बायलेटरल बोरिंग इज द मेड बाय द कंपनी फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैंक। कंपनी ने क्या किया? बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इन दिस टाइप ऑफ बोरिंग द सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द लेंडर। कुछ अजीब लिखा है इन्होंने, लेकिन ये तो यूनिलेटर लिख दिया। रुको एक बार मैं से चेक करके बताऊंगी। चलो, प्राइवेट बोरिंग, पब्लिक। प्राइवेट बोरिंग क्या होगा? लोन फ्रॉम दी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक लोन ऑब्लिगेशन। पब्लिक क्या बोल दिया? फ्रीली, पब्लिक एक्सचेंज, काउंटर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। प्राइवेट मतलब बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से प्राइवेटली ले रहे हो, पब्लिकली मतलब क्या? जनता से ले रहे हो, दैट्स इट। डिबेंचर, बॉन्ड इश्यू करके। डिफरेंस समझ में आया? बायलेटर एक बार चेक करके बताऊंगी बच्चा। चलिए, हेडिंग क्या लिखा है? फंडिंग। उसके नीचे क्या लिखा है? कैसे कंपनी फंडिंग करती है? पैसे की जरूरत है, कंपनी के पास 10 तरीके हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सब तो है, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? डेट। तो ये
ये कुछ नहीं उस डिबेंचर की बात कर रही है, उस बॉन्ड की बात कर रही है जो कंपनी इशू करती है। बस कंपनी ही नहीं है ना, बैंक, देन गवर्नमेंट कंपनी, सब सब ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, घिसी पिटी बातें, RBS मतलब रीड बाय स्टूडेंट। चिल्लर चीजें तुम खुद पढ़ो, यहाँ पे उन्होंने बस बता दिया क्या क्या तरीके हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह वगैरह सब 10 तरीके। हेडिंग क्या लिखा है, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर समझते हैं, बॉन्ड समझते हैं। डिबेंचर का मीनिंग तुम्हें लगता है क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ, बचपन से पढ़ रहे हो। इन्होंने कहा कुछ टर्म्स हमें सिखाने हैं, हेडिंग से समझना। क्या लिखा है, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में मतलब डिबेंचर भी आ रहे हैं, प्रेफरेंस सारी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का तो मीनिंग ही वाइडर है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड में मतलब था उनका इक्विटी से, और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कन्वर्टेबल जो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, बस वो एक तरीके से मीनिंग बता रहे। क्यों ये मीनिंग बता रहे, क्योंकि अभी जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये टर्म यूज होंगे, तो आपको क्लिक होना चाहिए। हेडिंग देखो क्या लिखा है, नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं होंगे इक्विटी में। डेट सिक्योरिटीज बहुत सारे, डिबेंचर बॉन्ड सब कवर हो जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी फिर से नहीं दे रहा है, ये कह रहे हैं अलग अलग रेगुलेशन के हिसाब से ये सारी मीनिंग है। और फिर क्या बोल दिया, सिक्योर डेट सिक्योरिटी, सिक्योर्ड होगा, गिरवी होगा। ये सारे टर्म के बस मीनिंग दे रखे एज पर रेगुलेशन सेबी के जो लिस्टेड कंपनी में लगेंगे, आगे चल के ये टर्म यूज करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोल दिया। अब इन्होंने कहा ये तो था सेबी, कंपनीज एक्ट ने भी कुछ बता के रखा है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डिबेंचर अलग है, सबका कोर मीनिंग वही निकलेगा, बस टेक्निकली जो टर्म्स आएंगे वो थोड़े से अलग अलग चेंज होते हैं और माइनर डिफरेंसेस रहते हैं। बॉन्ड एंड डिबेंचर क्या लिखा है, बॉन्ड एंड डिबेंचर समझाने वाली क्या तुम लोग को, बिल्कुल नहीं। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिफरेंस। जब मैं डिफरेंस कवर कराऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो फटाफट डिफरेंस में आओ, चलो फटाफट देखो। पहला क्या लिखा है, डिबेंचर बोले तो डिबेंचर डेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशूड बाय प्राइवेट पब्लिक कंपनी फॉर द रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर। चलिए बॉन्ड क्या लिखा है, डेट है, ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, फॉर द रेजिंग एडिशनल फंड फ्रॉम द पब्लिक। जनता से तो लेंगे अलग से, और जो लेना, और ये क्या कह रहे हैं, यही जनता, यही हमारे इन्वेस्टर्स है। चलिए सिक्योरिटी की बात करेंगे, ये सिक्योर्ड होता है अनसिक्योर्ड, साफ साफ बोल दिया ये हमेशा से सिक्योर्ड है, क्योंकि यहाँ पे सरकार आ जाती ना, तो वो तो कह रही है क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। वो वैसे इतना वेलफेयर कर रही होती है ना, है ना। चलो ओनर की बात करते हैं। डिबेंचर को क्या बोला जाता है, डिबेंचर होल्डर, और इसमें बॉन्ड ऐसा चिल्लर भाई। चलो कोलेट्रल मतलब क्या होता है, गिरवी। डिबेंचर नॉट गेट सिक्योर्ड बाय द कोलेट्रल या फिर फिजिकल एसेट ऑफ द इशूइंग कंपनी। इन्होंने क्या बोल दिया, डिबेंचर क्या नहीं होता है, कंपनी के द्वारा क्या बोल दिया, सिक्योर। वो अनसिक्योर्ड की बात करें, बता दूं, ठीक है, अनसिक्योर्ड की बात करें। लेंडर परचेज दीज इंस्ट्रूमेंट्स ओनली बेस्ड ऑन दी, क्या लिखा है, रेपुटेशन ऑफ इशूइंग कंपनी। अगर कोई कंपनी ऐसे डिबेंचर इशू करे जो कि अनसिक्योर्ड है, तो भी लोग ऐसे डिबेंचर को लेते हैं। तो वो जस्ट बिकॉज क्यों ले रहे होंगे, क्योंकि उनकी गुडविल, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। बॉन्ड्स को तो साफ ही बोल दिया ना, वो तो सिक्योर्ड ही है। डिबेंचर में ऑप्शन है सिक्योर्ड भी अनसिक्योर्ड भी, लेकिन बॉन्ड में ऑप्शन नहीं है, ओनली सिक्योर्ड। तो फिर ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं, नॉट एप्लीकेबल। टेनोर क्या लिखा है, शॉर्ट भी होता है, मीडियम भी होता है। टर्म इन्वेस्टमेंट देयर इज यूजुअली लोअर देन बॉन्ड, बॉन्ड ज्यादा कंपैरिजन वाइज लंबे ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, ठीक है। बॉन्ड लॉन्ग टर्म रहते हैं, इसमें शॉर्ट वॉट नहीं रहता, और हायर देन जनरली इनका जो टाइम पीरियड होता है डिबेंचर से ज्यादा लंबा रहता है, ठीक। सरकार है ना, सरकार को पैसे की भी जरूरत है, सरकार कह रही है हम बहुत टाइम तक नहीं देंगे, कुछ बोल सकते हो क्या उनको, वो तो हर जगह बोल देती छूट है छूट है छूट है, हर जगह छूट है उनको। नेक्स्ट क्या लिखा है, इशूइंग कंपनी कन्वर्ट ओनली, कन्वर्टेबल पड़ा है ना, बॉन्ड में कुछ कन्वर्टेबल है क्या, सिचुएशन है ही नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें होगा, इसमें इन्होंने लिखा है फिक्स भी होता है और फ्लोटिंग भी होता है। इन्होंने क्या बोल दिया, जनरली हायर देन दी बॉन्ड्स, डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हायर है। तुम्हें क्या लगता है सरकार तुम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगी क्या, कंपैरिजन वाइज कम रहता है, ठीक है। सरकार कह रही है रिस्क कम है ना, रिस्क कम है ना, तो फिर इंटरेस्ट रेट भी कम। डिबेंचर बोल रहा है रिस्क ज्यादा है ना, तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा। क्लियर है। लिक्विडेशन की बात करेंगे, ड्यूरिंग लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर आर पेड आफ्टर दी बॉन्ड होल्डर, मतलब पहले किसे मिलेगा, बॉन्ड होल्डर को, क्योंकि वो तो सिक्योर्ड ही है।
ये तो अनसिक्योर्ड भी होता है, इसलिए वो पीछे जाएगा। पेमेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बॉन्ड इज डन ऑन द पीरियोडिकल बेसिस, मतलब छोटे छोटे इंटरवल में दिया जाएगा। डिपेंड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी की जैसी परफॉर्मेंस होती है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बॉन्ड इज अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बोले तो अक्रूवल है मतलब पेंडिंग है, बाद में एक साथ डिफर करेगा, मतलब कोई एक फिक्स होता नहीं है। द इशूइंग कंपनी पे दीज अमाउंट ऑफ द मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो उनका पेमेंट सिस्टम होता है। क्लियर है बच्चा? अब टॉपिक लिखो, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, जो तुम लोग रीड करने वाले हो बच्चा बस चिल्लर है, मैं नहीं पढ़ाने वाली काइंड्स ऑफ डिबेंचर। क्यों? घिसी-पिटी चीजें है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ये पूरा पढ़ोगे? बोलो हाँ। चलो यहां तक, पेज नंबर 281 तक होमवर्क है तुम लोग का, पूरा पढ़कर आना। कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं दिया वैसे मैंने। सेक्शन 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर याद रखना, ठीक है? आज की सभा समाप्त।